देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, वहां पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो पार्ट है वो बाकी है। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आई थिंक वो देखते हैं कौन सा वाला दिया था। दो ही तो क्वेश्चन था, राम राहुल रोहित, ये वाला जो क्वेश्चन था ये अगर जेएलपी का था तो ये मैंने बोला होगा बाद में करना है। ये जेएलपी का था, पॉइंट नंबर 6 में जेएलपी दिख रहा है। और ये वाला जो है, हाँ ये वाला हम लोग होमवर्क दिए थे, 2 क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने होमवर्क दिया था। ये मैंने तुम लोग को करने के लिए बोला था, ठीक है। तो देखो ये वाला कैसे सॉल्व होगा, पहले ये करवाते हैं, देन हम लोग जेएलपी का आज कंसेप्ट सीखेंगे। और अगर टाइम होगा तो उसका क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ छोटा छोटा एग्जाम्पल सीखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, ए बी सी वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st ऑफ, ये मार्च होगा आई थिंक, फेब दिया है। 31st फेब तो होता नहीं है, मार्च होगा, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, 31st ऑफ मार्च 2020 दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट ए का है, फिक्सचर है उधर एसेट में, और सन्ड्री क्रेडिटर स्टॉक, सन्ड्री डेटर कैश। A on account of ill health gave notice that he wished to retire from the firm। तो ए रिटायर करना चाहता है। ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, द टर्म ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज। तो 31st ऑफ मार्च 2020 को रिटायर करना चाहते हैं, और उस हिसाब से जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो नीचे बताया गया है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2020 which showed a net profit of 42,000 was to be reopened। ऐसा हम लोगों ने एडमिशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वहां भी किया था। रीओपन करने का मतलब है कि 42,000 एक बार जो है क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि ये प्रॉफिट था। प्रॉफिट एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। रीओपन करने का मतलब है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी तरह से वापस ले लेंगे। रीओपन करने का मतलब, सपोज मैंने अगर किसी को कुछ दिया है, वो चीज हम फिर से रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। बी वॉज टू क्रेडिट विथ 6,000 एज बोनस। बी को 6,000 बोनस देना है, जो कि पहले ट्रीट नहीं किया गया था। इस वजह से 42,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अगर बोनस दे देना है देन हम लोग 6,000 यहाँ से प्रॉफिट जो है वो डिडक्ट कर देंगे। अगर बी को बोनस देना है, ऐसा कंसीडर किया गया है। इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बाद में सोचा गया कि 6,000 बी को देंगे एज अ बोनस, क्योंकि उसने ज्यादा काम किया है। तो प्रॉफिट अब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 36,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा अगेन, ठीक है। तो पहले 42,000 डिस्ट्रीब्यूट था, जिसको ये लोग गलत मान रहे। गलत मतलब यहाँ बोला नहीं कि गलत, गलत इन द सेंस इनका और एक ट्रीटमेंट करना बाकी है, इनको और एक ट्रीटमेंट करना है, बी को पेमेंट करना है एज अ बोनस। तो अभी प्रॉफिट 36,000 जो है कंट्रीब्यूट सॉरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द प्रॉफिट शेयरिंग basis was to be revised and the revised ratio is 2:3:1। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि प्रॉफिट को चेंज कर रहे हैं क्योंकि बोनस दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो रेशियो है उसको भी चेंज कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 से पहले रेशियो क्या था, 3:1, अभी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। और इसका इम्पैक्ट दिखाना है 1 अप्रैल 2019 से ही, मतलब इस साल के शुरुआत से, मतलब इस साल के एंड में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जो 36,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3:1 में। अब यहाँ पर एक गुडविल का कैलकुलेशन दे रखा है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, ठीक है। 5 years का जो प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, 5 years प्रॉफिट का क्या करना है, एवरेज, सिंपल एवरेज करना है। मतलब यहाँ पर वेटेज नहीं लगाना है, ठीक है। वेट कब लिखा जाता है, जब प्रॉफिट में ट्रेंड दिखता है। देखो प्रॉफिट में एक ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब प्रॉफिट या तो लगातार इंक्रीजिंग है या तो लगातार डिक्रीजिंग है। तो देखो 15,000 देन 23 इंक्रीज, 25 इंक्रीज, 35 इंक्रीज, 42 इंक्रीज, तो ट्रेंड है। ऐसे ट्रेंड होता है तो वेटेड प्रॉफिट लिया जाता है। अगर तुम लोग क्लासेस देख रहे हो जो मैंने शेयर किया, वहां पर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवाया है मैंने,
या सॉरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवाया, तो वहां पर मैंने बोला हुआ है मेथड में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो अलग से बता दिया, इनको वेटेड नहीं लेना है। अगर ऐसा रहता है नॉर्मली हम लोग वेटेड कर देते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया वेटेड मत करो, सिंपल प्रॉफिट दिखाओ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज मतलब सब ऐड कर देंगे, देन डिवाइडेड बाय जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। देन गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट जितना आया इनटू 2 इयर्स परचेज, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो गुडविल हमें पता चल जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर बी का एडजस्टमेंट। अब गुडविल पता करके होगा क्या, जो रिटायरिंग पार्टनर है उन्हें गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो टोटल गुडविल जितना होगा उसमें ए का शेयर कितना होगा, टोटल गुडविल में ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट अभी ऐसे हो जाएगा 2/6, ठीक है, क्योंकि नया रेशियो 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल करना है, तो ये हो जाएगा रेशियो। अच्छा, अब ये जो गुडविल का हिस्सा होगा वो कौन पे करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होंगे, बचे हुए जो गेनिंग पार्टनर होंगे, बी सी में से जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, या फिर अगर दोनों ही होते हैं तो उनको पे करना पड़ेगा गुडविल का हिस्सा। फिक्सचर आर टू बी वैल्यूड एट 39,800 एंड ए प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड रिमेनिंग एसेट आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। तो फिक्सचर का रिवैल्यूएशन होगा, प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे, ठीक है। अब दोनों में इंपैक्ट क्या है, 39,800, फिक्सचर पहले से कितना था 30,000, यानी इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा 9,800, और प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा, प्रोविजन क्रिएट करने पे डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। और पहले से कोई प्रोविजन था नहीं तो डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा तो लॉस होगा। और बाकी एसेट बुक वैल्यू में दिखाना है, यानी किसी भी तरह का रिवैल्यूएशन नहीं करना है। द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी, तो जो अमाउंट ए को मिलेगा, ए कौन, रिटायरिंग पार्टनर, वो कौन पे करेगा, बी पे करेगा। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, बी और सी चाहते हैं कि वो ए चले जाए, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, और जो नया रेशियो है वो चाहते हैं 3:1 हो। एंड डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर्स इन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6%। फिक्सचर का वैल्यू जो रिवाइज्ड हुआ, यानी ये वैल्यू ये दिखाना चाहते हैं अपने बैलेंस शीट में, लेकिन जो प्रोविजन है वो 6% तक, 6% यानी अप टू 6% तक लेके जाना चाहते हैं। 2% है और भी 4%, ठीक है। 3 लाख, और इनका जो टोटल कैपिटल है वो 3 लाख होगा, टू बी मेंटेन्ड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 3 लाख अपना कैपिटल रखेंगे टोटल बी और सी, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके नए वाले रेशियो में, यानी 3:1 में। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। पहला तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ बीसी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए। तो जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, ये सब हमें दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से, ठीक है, जहां पर हम लोग को पहले प्रॉफिट जो हम लोगों ने दे दिया था वो हम लोग जो पे ऑफ कर चुके थे वो हम लोग रिटर्न ले लेंगे। तो कैसे होगा एंट्री, ये देखो यहाँ पर हम लोग लास्ट दिन ये कैलकुलेशन किए थे, ये वाला क्वेश्चन लास्ट हुआ था, तो यहाँ पर स्टार्ट करते थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलास्ट्रेशन 2, ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं क्या होगा। तो 42,000 सबको मिला था एज ए प्रॉफिट, तो सबके अकाउंट में क्या हो गया था, सबके अकाउंट में हो गया था क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट मिला तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल टू कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अगर रिवर्स एंट्री करेंगे तभी तो रिटर्न ले पाएंगे, तो रिवर्स एंट्री करेंगे, तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे प्रॉफिट वापस लेंगे। तो जिस तरह से लिया था तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, वापस लेना है तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्योंकि पीएल है तो पीएल एडजस्टमेंट बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 42,000 जो कभी क्रेडिट हुआ था तभी तो प्रॉफिट था, वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैपिटल क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो गया, अब उसे फिर से हमें वापस रिटर्न लेना है पार्टनर लोगों से, तो ऐसा करेंगे। अब बोल सकते हो मुझे कि ये 42,000
कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुझे बोल सकते हो ये 42,000 जो हम लोग रिटर्न लेंगे वो कौन से रेशियो में होना चाहिए, जिस रेशियो में बटा होगा उसी रेशियो में, प्रीवियसली जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसी रेशियो में तो रिटर्न लेंगे। अगर मैंने पहले किसी को 10 रुपया दिया था तो वो मुझे रिटर्न में 10 ही देगा, ज्यादा तो नहीं दे सकता है। तो मुझे बोलो कि अभी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग एडमिशन में भी करे थे, और वैसे भी नहीं भी, अगर सबका अगर अभी तक वीडियोस नहीं भी कंप्लीट हुआ है देखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन समझाया। तुम लोग मुझे बोलो कि 42,000 का रिटर्न कैसे लेंगे, किस रेशियो में लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रेशियो है, देखो पहले था 3:2:1, और ये अरेंजमेंट के बाद 2:3:1, और नया रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए हो जाता है 3:1। मुझे ये बताओ कौन सा रेशियो में इनका 42,000 का रिटर्न हम लोग ले पाएंगे। 42,000 का टोटल रिटर्न इंडिविजुअली हर एक से कितने कितने अमाउंट में ले पाएंगे, मतलब कौन से रेशियो में ले पाएंगे। 3:2:1। ये वाला करेक्ट, 3:2:1 में हमें लेना पड़ेगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी में ना ले पाएंगे। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट अगर कर लेते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, 42,000 डिवाइडेड बाई 5, 3:2:1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, यानी 7,000। तो 7,000 हो रहा है, 7,000 इंटू 3 21,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 7,000 इंटू 1 7,000। ठीक है, इसका एंट्री हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट रिटर्न बैक फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। वापस ले लिया कि दे दो, ऐसा नहीं, हम लोग कुछ और तरीके से बांटेंगे तो अभी प्रॉफिट वापस कर दो। ठीक है, तो सबने प्रॉफिट वापस कर दिया। अब प्रॉफिट वापस तो कर दिया, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये है कि बी को हमें कुछ पेमेंट करना है एज अ बोनस, ये बोला हुआ था बी को पेमेंट करना है बोनस 6,000। ठीक है, 6,000 बोनस पे करेंगे, तो बोनस पे करेंगे तो बी का कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सभी कैपिटल के थ्रू से होता है, टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 6,000, इसका कैपिटल क्रेडिट हो गया। और प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो देना है, प्रॉफिट को इसीलिए तो वापस लिया है कि इसमें से 6,000 बी को देंगे, बाकी बचा हुआ फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट दिखाया तो यहाँ भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 being bonus credited to B's capital। अब बी को बोनस दे दिया 6,000, नाउ प्रॉफिट बचा कितना 36,000। अब ये 36,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनली। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये कितना, ये क्रेडिट हो रखा है 36,000 से, ये एडजस्ट होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब बोलो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो एक बार क्वेश्चन, अब बोलो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। 2:3:1। 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो फाइनल उन्होंने रेशियो सोच लिया है। और ये रेशियो का इंपैक्ट अब हर जगह पे आएगा, क्योंकि ये रेशियो का इंपैक्ट 1 अप्रैल से देना है, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग से देना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो रेशियो है ना, ये पूरा इररेलेवेंट हो गया, अब इसका और कोई काम नहीं, इसका काम एक ही बार था प्रॉफिट को रिटर्न लेने के लिए। ठीक है, रिटर्न लेने का जो रेशियो था वो ये होगा, बाकी इसका यूज और कहीं नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू पीएसआर। हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना, ये हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को प्रेजेंटेशन ठीक ठाक करना चाहिए, मतलब जो जर्नल लिखने के लिए जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो भी करो, और उसके साथ साथ ये पीएसआर वगैरह मत लिखो, लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए शॉर्टकट कर सकते हो, बट एग्जाम के टाइम में दिमाग में रखो कि पूरा लिखना पड़ेगा और उसी टाइम में लिखना पड़ेगा। 2:3:1 मतलब वही 6 से डिवाइड हो जाएगा, 36,000 हो रहा है, 36,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6,000, 6,000 इंटू 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000, और यहाँ पर हो गया 6,000 1 था। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर खत्म हो गया है, जान लो।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर देखो अब यहाँ पर दूसरा ये पॉइंट कंप्लीट। अब हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 पेज हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या क्या करना है, मुझे जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद एक बैंक अकाउंट, और इसके बाद एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कौन सा मेथड बोला है, बोला है सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5। अच्छा, कितना कितना हो जाएगा, 15, 23, 25, 35। 15, 23, 25, 35। 25, 35, 42। तो कितना हो जाएगा, 15, 23, 25, 35, 42, यानी 1,40,000। हाँ, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 28,000। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट का ये साइन होता है। ये सब मतलब देखो थोड़ा बहुत तुम लोग भी वर्किंग नोट में यूज कर सकते हो अगर टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, बाकी हमेशा मेन क्वेश्चन में तो पूरा पूरा ही लिखना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 28,000 इंटू 2 था 56,000। ठीक है, 56,000 गुडविल हो गया। ये क्या हो गया, ये टोटल गुडविल है, ये सिर्फ ए का नहीं है। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो उनको उसका पोर्शन देना है, इसी वजह से। तो एज शेयर 56,000 इंटू ए का जो प्रॉफिट होगा। अब ए का कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है, जो 1 अप्रैल से इंपैक्ट हुआ है, यानी 2/6। 2/6। तो 56,000 डिवाइडेड बाई 3, 2/6 यानी डिवाइडेड बाई 3, 18,666.66 आ रहा है, 18,667। ठीक है, 18,667। अब ये कौन पे करेगा, ये पे करेगा बी और सी, अगर दोनों का गेन हो रहा है तो। ठीक है, तो इनका रेशियो देख लेते हैं, ओल्ड और न्यू। तो यहाँ पर पार्टनर है ए बी सी। तो एबीसी का ओल्ड रेशियो क्या है, एबीसी का ओल्ड रेशियो है ये वाला। ठीक है, वो रेशियो का तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये 1 अप्रैल से इंपैक्ट आ रहा है। तो 2/6, 3/6, 1/6, 2/6, 3/6, 1/6, जिसमें से ये तो चले जाएंगे। बी का और सी का नया रेशियो है 3:1। तो 3:1 मतलब 3/4, 1/4। अब डिफरेंसेस चेक करेंगे, तो न्यू यानी 3/4 और ओल्ड यानी 2/3, देखते हैं कितना आता है। 9 - 8, तो 1/12। अब ये गेन है, क्यों गेन है देखो, ये आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, ये आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव तभी आ सकता है अगर ये वैल्यू बिगर अमाउंट है। ठीक है, तो ये न्यू वाला वैल्यू यानी अभी ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गेन है। बी का तो गेन है, सी का भी चेक करते गेन है कि नहीं। 1/4 - 1/6। ठीक है, अच्छा मैंने एक गलती लिख दिया, आई थिंक ये 3 लिख दिया। बाई चांस मैंने ये किसी वजह से 3 लिख दिया है, ये तो 6 होने वाला, 2/6 होगा, 2/6 होगा। अच्छा, तो ये गलत हो गया, इसको ठीक करना। अच्छा, 4 और 6 का एलसीएम 12 भी हो रहा है। चलो, 12 भी हो रहा है। 9 माइनस ये हो गया 4, 5/12।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, और ये 4 और 6 इसमें भी 12 हो जाएगा, 3 2 है ना, तो 1/12, तो दोनों केस में ही देखो गेन है, ठीक है, दोनों केस में ही गेन है, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 5:1, यानी ये जो अमाउंट मिलेगा ए को रिटायर होने के लिए गुडविल का, ये अमाउंट बी और सी दोनों कंपेंसेट करेंगे अपने अपने गेनिंग रेशियो में, 5/6 और 1/6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं 18,667 18,667 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। अच्छा, ये हो जाएगा 15,000, ये कितना आ गया, तो मेरा गेनिंग रेशियो गलत हुआ है शायद, एक मिनट, 26 लिख दिया मैंने, ये 16, अरे पूरा ही गलत लिख दिया, एक सेकेंड, ये 3/6 होगा ना, ये देखो, ये 3/6, सॉरी ये 3/6 होगा, 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3, तो 3:1 होगा, गेनिंग रेशियो 3:1, 3:1 मतलब 3/4 और 1/4। ठीक है, अब देखते हैं 18,667 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। अच्छा, एक तो आ रहा है 14,000, एक आंसर आ रहा है हम लोग का 14,000, 14,000.25 आ रहा है, हम सिर्फ 14,000 ही ले रहे हैं, और दूसरा आ जा रहा है 4,667 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ये दोनों का टोटल 18,667 आ जाएगा, हाँ आ जा रहा है, तो ठीक है, ये अमाउंट लिखेंगे तो होगा, पॉइंट करके जो आ रहा है वो लिखने का जरूरत नहीं, हमारा टोटल इतना बनने से बात है, ठीक है, तो ये पैसा मिल जाएगा ए को, तो इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री कर सकते हैं कि ए का कैपिटल क्रेडिट होगा इतने अमाउंट से, इनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, ठीक है, तो एंट्री नंबर कितना होगा एक बार चेक कर लेते हैं, 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर एंट्री होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 18,667, ये 14,000 है, और ये है 4,667, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग, हम ये गुडविल शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये हो गया गुडविल वाला एंट्री। अब दूसरा देखते हैं, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी, फिक्सचर को इंक्रीज करना है, 39,800 था 30,000, तो 9,800 से फिक्सचर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्सचर अकाउंट डेबिट, fixture account debit to revaluation, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया हम लोगों का 9,800, being asset increased। 6th नंबर पे पीवीडीडी क्रिएट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा, तो ये कितना है देखते हैं, 2% क्रिएट करने बोला है, एसेट कितना है 90,000, मतलब डेटर 90,000 पे 2%, तो 90,000 पे 2% मतलब 1,800, ठीक है, तो 1,800 बीइंग एसेट डिक्रीज, ठीक है, ये शॉर्टकट है नरेशन का, बाकी अगर टाइम मिलता है तो तुम लोग पूरा लिख सकते हो, बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेट, ठीक है, ये पूरा लिखना चाहिए, तो शॉर्टकट में अगर टाइम नहीं बचेगा तो तुम लोग इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है, काम चल जाएगा।
अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन और कुछ करना है क्या, रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं करना है। इसके बाद बोला है अमाउंट जो पे होगा ए को वो बी पे कर देगा पूरा। उसके बाद बी सी कैसे अपना बिजनेस आगे बनाएंगे, 3:2 रेशियो में चलेंगे और 3 लाख कैपिटल रखेंगे जो कि प्रोपोर्शनेट टू देयर रेशियो होना चाहिए और 6% पीबीडीडी को क्रिएट करना है। लेकिन वो सब बी के मतलब ए का पूरा सेटलमेंट होने के बाद, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 9800 और लॉस है 1800, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 8000। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 7th नंबर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 8000। सभी को मिलता है, रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है वो सभी के ऊपर आएगा। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाता है, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा कौन सा रेशियो होगा, जो इनका नया रेशियो है, नया रेशियो इन द सेंस जो रिवाइज्ड रेशियो है, यानी ये वाला 2:3:1, 2:3:1। तो कितना हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, तो ये हो गया 2667, 2667 और 3999 यानी कि 4000 और 1333, ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर और क्या एडजस्टमेंट होगा। अच्छा पीबीडीडी को, अच्छा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बोला है कि ये लोग फिक्सचर का जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वो रिवैल्यूड वाला ही दिखा देंगे 39,800, ठीक है। तो इस पे और कुछ करना नहीं है, रिवैल्यूड तो हो रखा है, इसी अमाउंट को ये लोग दिखा देंगे। बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है 6% डाउटफुल डेब्ट को और भी बढ़ा देना है, ठीक है। 6% डाउटफुल डेब्ट को और भी बढ़ा देना है। तो देखते हैं डाउटफुल डेब्ट फिर कितना हो जाएगा। तो उसका हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं, अगर 6% होगा तो वो कैसा हो जाएगा। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं इसे, ठीक है। तो डेटर पहले से कितना था, डेटर एकदम स्टार्टिंग में कितना था, डेटर था 90,000, ठीक है। इस पे अगर हम लोग एट द रेट ऑफ 6% ही कर लेते, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो बोला है ना कि ये इसको इंक्रीज करना चाहते हैं 6% तक, तो ऑलरेडी 2% तो इंक्रीज ही है, तो 6% ये मतलब ओवरऑल होता है। तो 90,000 पे अगर 6% ओवरऑल इंक्रीज होता है तो इंक्रीमेंट अमाउंट हो जाता है 5,400, 5,400, ठीक है। और हम लोगों ने कितना क्रिएट किया, अभी अभी पीबीडीडी पे हम लोगों ने क्रिएट किया है 1800, ठीक है। तो टोटल 5,400, ऑलरेडी 1800 क्रिएटेड है, तो कितना करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2% क्रिएटेड, तो कितना करना पड़ेगा 5,400 माइनस 1800। हाँ हाँ बोलो 3,600 है ना। तो नाउ क्रिएटेड इतना हो जाएगा 3,600। अब ये क्रिएट कर रहे हैं, अब ये क्रिएट कर रहे हैं, अब इसके लिए ये क्रिएट होगा तो प्रोविजन बनेगा, तो प्रोविजन तो क्रेडिट होगा, प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन क्रेडिट होगा। लेकिन इसका इंपैक्ट कैसे देंगे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने डेटर को कम करके दिखा दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी रिवैल्यूएशन, डेटर बोल रहे हैं मतलब डेटर से तो डिडक्ट होगा, रिवैल्यूएशन को हम लोगों ने ले लिया था यहाँ पर डेबिट करने के लिए। बट यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये क्या बोला है लैंग्वेज, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर इन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6%। ये लोग बोल रहे हैं बी और सी। तो अगर ऑलरेडी एक बार रिवैल्यूएशन हो चुका था, जो कि रूल्स होता है, अगर कोई रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, तो ऐसा चीज होता है। उसके बाद अगर इन लोगों को लग रहा है कि और भी बढ़ाओ, ठीक है, और भी प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करो, तो प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करने पे एंट्री प्रोविजन का तो ये होगा, क्रेडिट तो ये होगा ही होगा। ये हम लिख के दिखा देते एक बार, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल
डेबिट, ये तो होगा ही, कितना 3600 जितना अमाउंट आ रहा है। तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन तो नहीं कर रहे हैं, ये बी और सी का डिमांड है। रिवैल्यूएशन कब होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, वो तो ऑलरेडी इसके हिसाब से कर चुके हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये इनका डिमांड है तो इनके कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये होता है एंट्री। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं नरेशन, फिर बताते हैं कौन से रेशियो में होगा। बीइंग प्रोविजन रेज, ठीक है, हम लोगों ने रेज कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं अप टू 6%। तो ये कौन से रेशियो में होगा, ये जो इनका गेनिंग रेशियो था, ठीक है, जो इनका गेनिंग रेशियो था, गेनिंग रेशियो कितना था 3:1, इसी में होगा। ठीक है, 3:1 में होगा, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था। ठीक है, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3600 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 900 हो जाता है। ठीक है, और ये 900 इंटू 3, 2700। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इनका 3 लाख कैपिटल रखना है, वो भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू इनका कैपिटल रख देते हैं। तो इनका कैपिटल जो भी होगा उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अगर इनको कैपिटल 3 लाख रखना है, टोटल कैपिटल बी प्लस सी, ये कितना होना चाहिए 3 लाख, ये इन्होंने खुद ही डिसाइड किया है। और ये 3 लाख बी और सी में कैसे जाना चाहिए वो भी इन्होंने डिसाइड कर रखा है, बोला कि न्यू पीएसआर में जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यू पीएसआर यहाँ बोल रखा है, तो न्यू पीएसआर क्या है 3:1। ठीक है, न्यू पीएसआर है 3:1, मतलब 3/4/1। तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 2,25,000, और ये माइनस कर देते मिल जाएगा 75,000। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। और ये क्लोजिंग कैपिटल अभी जो है वो अगर 2,25,000 या 75,000 से ज्यादा या कम है, अकॉर्डिंग टू दैट इनका कैश अमाउंट जो है वो इनको विथड्रॉल करना होगा या इंट्रोड्यूस करना होगा। वो तभी पता चलेगा जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ बनाने बोला है तो हम लोग बना के देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इनको कुछ कैश वैश लाना पड़ रहा है कि इनका कैपिटल इतना ही हो रहा है। अगर नहीं भी बोलता तो भी हम लोग डायरेक्टली ऐड करके भी समझ सकते थे। डायरेक्टली ऐड करके इसका मतलब होता है बी का कैपिटल जितना था 1 लाख, फिर उसको जितना एड वैड हुआ उसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे हमें एक दिखा देते बी वाला, तो तुम लोग समझ जाओगे कि अगर कैपिटल अकाउंट नहीं भी ओपन करने बोले देन हम लोग तब भी कर सकते हैं। तो 1 लाख बी को वैसे भी मिलने वाला था। ठीक है, 1 लाख। अब यहाँ पर देखते हैं बी को क्या क्या मिला होगा। ये देखो, बी का कैपिटल पहले कितना था 1 लाख था। ठीक है, बी का कैपिटल कितना डेबिट हो गया, पहले ही 14,000 डेबिट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो 14,000 डेबिट हो गया, और 14,000 डेबिट हो गया, और यहाँ पर बी के कैपिटल में 6,000 क्रेडिट हुआ, तो ऐड कर देंगे 6,000 बोनस के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर बी के कैपिटल में 18,000 चला गया, ये रहा 18,000 बी के कैपिटल में चला गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एंट्रीज में, बीस कैपिटल डेबिट हो गया है कितने से 14,000 से। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे बी कैपिटल रिगार्डिंग, यहाँ पर 4,000 ऐड हो जाएगा, 4,000 क्रेडिट हुआ और डेबिट हो गया है 2,700। ठीक है, तो बी का कैपिटल विदाउट कैपिटल अकाउंट बनाए हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं 1 लाख, ठीक है, माइनस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 माइनस 14,000, ठीक है, अच्छा, और प्लस 4,000 और माइनस 27,000, तो बी का कैपिटल हो रहा है 73,000। ठीक है, बी का कैपिटल हो रहा है 73,000, जबकि हम यहाँ पर ये वाले से लिख लेते हैं। ठीक है, 73,000, 73,000। और देखो यहाँ पर अगर अभी हम लोग जो वर्किंग नोट बनाए वहां पर दिख रहा है कि बी का कैपिटल कितना होना चाहिए 2,25,000। इसका मतलब बी को और भी अमाउंट लाना पड़ेगा कैश। कितना लाना पड़ेगा, बी को कैश लाना पड़ेगा 1,50,000
2000, ठीक है, 1,52,000 लाना पड़ेगा। तो जब हम लोग बनाएंगे अकाउंट तो शायद हमें ये वाला अमाउंट दिख जाएगा, लाना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले लेकिन हमें ए का भी कैपिटल चेक करना पड़ेगा, ए का कैपिटल कितना हो रहा है, ठीक है। और एक, अच्छा ये सिर्फ देखने से नहीं होगा, क्योंकि ए को पे कौन करेगा, बी, ये भी बोला था, तो वो भी पहले हमें देखना पड़ेगा। वो तो मैंने देखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, उसका ट्रीट नहीं किया मैंने अभी तक, कि ए को जो भी मिलेगा वो पे बी करेगा, तो ए को कितना मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो अकाउंट ही बना लेते हैं, ठीक है, अकाउंट तो वैसे ही बनाने बोला है, ऐड करेंगे टाइम लगेगा, हम लोग अकाउंट ही बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, और क्या एंट्री होगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का एक एंट्री तो होगा, जो कि ए को पेमेंट का एंट्री होना चाहिए। और ए को पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा, अमाउंट नहीं पता, एंट्री तो पता है, ए को पेमेंट कर देंगे तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब पे करने से टू कैश या बैंक होता, लेकिन पे विथ कैश बैंक नहीं हो रहा है, बी पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी ए से निकल के बी में चला जा रहा है। हम लोग ए को पे नहीं कर रहे, हम मतलब पार्टनरशिप के बिहाफ में पार्टनर बी ए को पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी बी कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर। बी को बाद में ये पैसा देना पड़ेगा, मतलब फर्म से मिलेगा, तो अभी फिलहाल बी दे रहा है, बी अमाउंट पेबल टू ए बाई बी, ये एक एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, पहले ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 1,50,000, 1,00,000 और 50, 1,50,000, 1,00,000 और 50,000, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग एंट्री देख के कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हुआ था कि प्रॉफिट जो है वो रिटर्न बैक इन लोगों से ले लिया गया था, प्रॉफिट जो है रिटर्न बैक ले लिया गया था, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल के ये अमाउंट लिख देंगे, तो टू पीएल एडजस्टमेंट, और अमाउंट हो जाएगा 21,000, 14,000, 7,000, 21,000, 14,000 और 7,000। पहला एंट्री पोस्ट कर दिया हम लोगों ने। दूसरा देखते हैं, बी को बोनस मिलेगा तो बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 6,000। नेक्स्ट यहाँ पर फिर इनका कैपिटल रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बाय पीएल एडजस्टमेंट 12, 18 और 6, बाय पीएल एडजस्टमेंट 12, 18 और 6, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो भी था इस पेज में ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल, गुडविल एडजस्टमेंट था, तो टू एज कैपिटल लिखेंगे और बाई बी सी लिखेंगे, तो टू एज कैपिटल बाई बी इज कैपिटल बाई सी इज कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या था, गुडविल का एडजस्टमेंट, मतलब बी और सी ने अपने तरफ से ए को गुडविल का पैसा दिया है, तो ये जो एंट्री है ये ए के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, बी ने ए को दिया और सी ने ए को दिया, तो बी ने कितना दिया है, 18,667 था शायद, 18,600, सॉरी 14,000 और 4,667, 14,000 और ये हो जाएगा 4,667। अगर हम लोग कंबाइंडली लिखते तो एक ही जगह पे लिख सकते थे। और ए को मिला है बी और सी से, तो बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 14,000, ठीक है, और 4,667, ये एंट्री पोस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, तो हम लोग का तो कैपिटल अकाउंट है ना, तो फिक्सचर अकाउंट है ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू पीवीडीडी, दोनों में से कोई अकाउंट नहीं है, रिवैल्यूएशन ये कैपिटल अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट चला जाएगा 2,667, 4,000, 1,333, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट,
बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो 2667 और कितना होगा, 4000 था और एक था शायद 1333, 1333 चेक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू पीवीडीटी जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया उन्होंने, फिर 4% तक बढ़ाया अप टू 6%, टू पीवीडीटी बोल के आ जाएगा, ठीक है। टू पीवीडीटी 2700 और 900। नेक्स्ट यहाँ पर एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कितना पे होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, मैंने तो बी का इस तरह से कैलकुलेट किया था तो उतना ही अमाउंट आएगा, अभी भी कैलकुलेट करोगे तो दो 14,000 लेस, ये इस तरह से लिखा था अगर याद आ रहा है तो। लेकिन यहाँ पर बी का उतना पैसा रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए को पे करने वाला है। तो पहले ए का चेक कर लेते हैं कि ए का कितना टोटल बनता है, ए को कितना देना पड़ेगा फर्म की तरफ से। तो ए को देना पड़ेगा 1,50,000 जो कि उसका कैपिटल था, 12,000 देना पड़ेगा प्रॉफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन का, 14,000 देना पड़ेगा गुडविल का, 4,667 ये भी गुडविल का जाएगा, 2,667 ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का जाएगा। तो टोटल होता है 1,83,334। लेकिन ये पूरा पे नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ जो है डिडक्ट भी होने वाला है। कितना डिडक्ट होगा, जो प्रॉफिट रीओपन हुआ था ना उसका 21,000 डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जगह पे ये मिला है 12,000। तो इसका जो है बनता है 1,62,334, ठीक है। ये पे कौन करेगा, ये बी के थ्रू से पे होगा, तो टू बीज कैपिटल हो जाएगा, टू बीज कैपिटल हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, जो बचे हुए पार्टनर है, तो बचे हुए बी और सी है, इनका क्लोजिंग कैपिटल बनेगा 2,25,000 और 75,000, ये लिख लेते हैं 2,25,000 और 75। 1,83,334 हो गया। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं बी का कैपिटल कितना हो रहा है। तो बी का कैपिटल 1,00,000, बी को रखना है 2,25,000, लेकिन हो कितना रहा है वो चेक करते हैं। 1,06,000, 18,000, 4,000, तो हो रहा है 1,00,000। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग भी तो होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर एक क्रॉस पोस्टिंग भी तो होगा ना, ये वाला, ये जो एंट्री हुआ, ये देखो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो मैंने टू बीस कैपिटल तो लिख लिया, बाई एस कैपिटल भी तो लिखना चाहिए था, क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया ना, इसका अकाउंट से पैसा तो कटेगा, बाई एस कैपिटल। यहाँ पर बी के अकाउंट में हो जाएगा 1,62,334, 1,62,334। तो टोटल हो जा रहा है 2,93,334, ठीक है। लेकिन उसमें से ये और ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, 14,000 तो प्रॉफिट रीओपन का कट हो जाएगा, 14,000 जो है गुडविल का देना पड़ा, और 2,700 पीबीडीटी का आया। यानी इनका कैपिटल हो रहा है, ये अगर डिडक्ट करते हैं तो देखो 2,59,634, जबकि इनको कैपिटल रखना है 2,25,000, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये पैसा जो है डिडक्ट करवा लेंगे, मतलब विथड्रॉन कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं 2,25,000। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 34,634, मतलब इनको कैपिटल बस इतना रखना है, बट इनका कैपिटल इतना दिख रहा है, तो वो पैसा जो है वो विथड्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश या बैंक, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, बैलेंस करने से वैसे भी यही अमाउंट आएगा, अगर बैलेंस करोगे दोनों साइड तो भी आएगा, लेकिन कंसेप्ट ये होता है। तो यहाँ पर हो गया 34,630, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सी का कितना है, सी का है 50,000 प्लस 6,000 प्लस 1,333, ठीक है। तो इनका कैपिटल बन रहा है 57,333 माइनस हो जाएगा ये तीन अमाउंट, 7,000 रीओपनिंग का, प्रॉफिट रीओपन हुआ, 4,667 गुडविल का देना पड़ा, 900 पीवीडीटी का, 44,766 आ रहा है, जबकि इनको 75,000 कैपिटल रखना है, मतलब इनको पैसा लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, -75 करके देख लो, 30,234 लाना पड़ेगा। तो पैसा लाने का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा
ठीक है, बैलेंस करोगे तो ये कम दिखेगा, इधर ज्यादा होगा, देख सकते हो, तो बाई कैश बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। ठीक है, तो कैश आ जाएगा यहाँ पर 30,234, तो इसमें ये ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल मिल जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब हटा देते हैं। फिफ्टी सेवन थ्री 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 और ऐड कर देते हैं 87,567 आ जाएगा। 87,567 और इधर भी टोटल नहीं होगा, 87,567 हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक कैश अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पर जगह है बैलेंस शीट का, चलो यहाँ पर कैश अकाउंट बन जाएगा। कैश अकाउंट, तो कैश पहले से कितना था 50,000, तो टू बैलेंस बीडी, एक ने कैश लाया है। ठीक है, कौन लाया है, सी, तो टू सी इज कैपिटल 30,234 और एक को कैश देना पड़ेगा, तो बाई बीज कैपिटल ये वाला अमाउंट 34,634। ठीक है, बाकी तो कहीं भी कैश वैश का एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, बाकी कहीं भी कैश का एडजस्टमेंट नहीं था। देखो कैपिटल अकाउंट में तो ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोगों ने पुट कर ही दिया है, बस हाँ यहाँ पर एंट्री में ये अमाउंट लिखना बाकी था। यहाँ पर हो जाएगा 1,62,334, चेक कर लेते हैं, यही था शायद 1,62,334। हाँ, आप टोटल करते हैं, 50,000 पहले से था और सी 30,234 लेके आया है, तो हो गया 80,234। उसमें से बी को मिल जाएगा 34,634, तो बैलेंस बच जाएगा 45,600 बाई बैलेंस सी डी 80,234। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट of B and C as on 31st of March 2020 after A's retirement. Liabilities, assets. यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, फिक्सचर, फिक्सचर का रिवैल्यूड अमाउंट रखने का बात हुआ था तो फिक्सचर का रिवैल्यूड अमाउंट ही रखेंगे। तो 9,800 इंक्रीज हुआ था, 39,800 हुआ था 30,000। ठीक है, स्टॉक नो चेंज, तो एज इट इज रहेगा, स्टॉक 1,70,000। डेटर, डेटर में पीबीडीटी एटलस्ट 6% तक गया है 90,000, लेस कर देंगे पीबीडीटी, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, 6% ओवरऑल था, यानी 6 यानी 6 इंटू 9 5,400। ठीक है, तो 90,000 इंटू 6% माइनस इक्वल टू 84,600 हो गया डेटर। ठीक है, अच्छा डेटर के बाद है कैश, कैश का भी हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया अभी अभी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 45,600, 45,600, बस और कुछ नहीं है, टोटल कर लेते हैं। 84,600 लिखा हुआ था कैलकुलेटर पे, 45,600, 1,70,000 और 39,800, टोटल हो जाता है 3,40,000। और कैपिटल, कैपिटल में बी सी, तो बी और सी का कैपिटल ये तो हमें पता ही है, इतना इतना होगा 2,25,000 और 75। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट से भी मिल जाता, 2,25,000 और 75, टोटल 3,00,000 हो गया। अच्छा, और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर,
40,000 टोटल कर लेंगे 3,40,000 क्लोज हो गया। तो ये वाला हम लोगों का लास्ट दिन का होमवर्क था, ठीक है, काफी लेंदी था जो भी हो। तो अब हम लोग आ जाते हैं जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये पहले सीखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, बाकी जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में देख लो या फिर यहाँ पर एक्सरसाइज, ये सारा ही हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो पहले जेएलपी यहाँ से स्टार्ट करते थे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है और क्यों इसे लिया जाता है। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या बोला है, देखो ए पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक ए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जेएलपी का मतलब ही है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है जॉइंटली हमें लाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, ठीक है, ऑन द लाइफ ऑफ पार्टनर। अब किसके लिए लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंटली एक इंश्योरेंस ले रहे हैं। द फर्म पेज द प्रीमियम। अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो उसके ऊपर खर्चा क्या होता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। तो प्रीमियम कहाँ से पे होगा, वो बिजनेस से पे होगा यानी पार्टनरशिप फर्म से पे होगा। एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। तो देखो अगर हम लोग कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो उसका पैसा, पॉलिसी का पैसा कब मिलता है, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाता है। मान लो 5 साल का पॉलिसी था, 5 साल तक हम लोगों ने पॉलिसी चलाया, 5 साल खत्म तो पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर कोई डेथ रिलेटेड पॉलिसी था तो डेथ हो गया, मान लो 5 साल का पॉलिसी था और डेथ जो है 4th ईयर में ही हो गया, तो 4th ईयर में पैसा मिल जाएगा विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि पॉलिसी उसी कंडीशन में बना था कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। या तो डेथ हो गया तो मिल जाएगा, अगर इंसिडेंट हैपन नहीं होता है देन जो टाइम पीरियड है वो मैच्योर हो जाएगा तो मिल जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग सच पॉलिसी इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप टू द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ लार्ज सम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो रिटायरमेंट तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाता है तो उससे तो कुछ पे करना पड़ता है, लाइक गुडविल का पोर्शन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पोर्शन, अगर उसका जो कैपिटल है वो किसी तरह का प्रॉफिट है, वो कुछ सैलरी वगैरह मिल रहा है, वो अगर कोई कमीशन मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, तो जो भी उनको मिलना चाहिए वो पे करना पड़ेगा। तो अचानक से अगर कोई रिटायर हो जाता है, अचानक से किसी का डेथ हो जाता है, तो एक लीगल जो है, सॉरी, एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों के पास किसी तरह का इंश्योरेंस वगैरह रहता है तो उस पैसे को हम लोग यूज कर सकते हैं डिजीज्ड पार्टनर को, डिजीज्ड पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको दे सकते हैं। मतलब अगर डेथ हो जाता है उस केस में, और अगर पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर को खुद दे सकते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, एक जो है, मतलब जैसे हम लोग प्रोविजन करते हैं ना, उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो नहीं होगा, फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं आएगा, हम लोग आराम से पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरह से जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट किया जाता है। when premium paid is treated as an expense, treated as an asset और क्रिएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है। तो ये 3 चीज हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ पाएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे JLP यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है टेकन ऑन द लाइफ ऑफ पार्टनर जॉइंटली, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये तो हमें पता ही है, नाम से ही पता चलता है कि जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंटली पार्टनर लोगों ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया है। और इस पे खर्चा क्या होता है, खर्चा बस इतना ही है कि एवरी ईयर बिजनेस बिजनेस से पे होगा, ठीक है। कौन पे करेगा, प्रीमियम का खर्चा होता है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो मेन खर्चा प्रीमियम का ही होता है। तो एवरी ईयर बिजनेस पे प्रीमियम, बिजनेस से पे होगा, किसी को पर्सनली पे नहीं करना है, कोई पार्टनर को पर्सनली पे नहीं करना है, बिजनेस से ये खर्चा पे हो जाएगा प्रीमियम का। इंश्योरेंस अमाउंट, इंश्योरेंस जो किया है उसका जो अमाउंट है वो रिसीव्ड हो सकता है हमें 2 सिचुएशन, received in 2 situation।
या तो पॉलिसी मैच्योर हो गया है या तो डेथ हो गया है, ठीक है, दो वजह से ही मिल सकता है। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है तो मिल जाएगा पैसा, इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल जाएगा, या फिर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, और अगर पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो गया है तो, ठीक है। और एक चीज हमें यहाँ पर वर्ड मिलेगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ये क्या होता है, कब मिलेगा, देखो सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट surrender value is the amount which is which the firm received on discontinuation of policy। देखो अगर हम लोगों ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों ने मिलके एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, जिसका खर्चा जो है इनके फर्म से पे होता है, मतलब बिजनेस से पे होता है, ठीक है। और ये हुआ था, पॉलिसी मान लो ले रखा है 5 इयर्स का, ठीक है, 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, इनको जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। 5 साल तक अगर इन्होंने सही सही प्रीमियम भरा है, 5 साल कंप्लीट हो गया, इनको पैसा मिल जाएगा, इसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। और अगर मान लो किसी एक का डेथ हो जाता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसी हिसाब से होता है, मान लो बी का डेथ हो गया, फॉर एग्जांपल अगर बी का डेथ हो गया 3rd ईयर में ही हो गया, ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहे थे, 1st ईयर पूरा प्रीमियम वीमियम भर दिया, 2nd ईयर भी भर दिया, 3rd ईयर में मान लो बी का डेथ हो गया, तो बी का डेथ हो गया तो इनको क्या मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि इसी वजह से ही पॉलिसी मिला हुआ था कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, या फिर किसी पार्टनर का डेथ नहीं होता है, जितना दिन इसका लाइफ है उतने दिन अगर आप सही सही प्रीमियम भरते हो तो आपको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 5 साल चलाना था पॉलिसी वैल्यू, एबीसी ने 1 साल ही चलाया, उसके बाद बोल रहे हैं हम लोगों से और नहीं होगा, हम लोग प्रीमियम वगैरह नहीं भर सकते हैं, हम लोग इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऑन दैट मोमेंट जो सरेंडर वैल्यू होता है, सरेंडर वैल्यू मतलब एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है, ठीक है, कि आपने 2 साल तक प्रीमियम भरा है, पैसा इतना दिया है, तो आपको एक अमाउंट दे देंगे, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू कितना होगा वो पहले से ही लिखा हुआ रहता है, अगर कभी एलआईसी वगैरह करवाते हो इंडिविजुअली घर पे या घर पे किसी का किया हुआ है तो देखना वहां पर स्कीम में लिखा हुआ रहता है कि कब डेथ होने पे कितना मिलेगा, अगर इस साल डेथ हो जाता है तो कितना मिलेगा, अगर ऐसा हो जाता है इतने सारे प्रीमियम भरे हुए तो कितना मिलेगा। बाकी यहाँ पर सरेंडर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे देगा, सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारा यहाँ पर टास्क नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है, तो वो उनका स्कीम होता है, हम लोग को सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, हमें ये पता होना चाहिए अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, देन अगर हमें कुछ एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, डिसकंटिन्यूएशन करने पे जो अमाउंट मिलता है उसे बोला जाता है सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, हो सकता है कभी जीरो अमाउंट भी मिले, मान लो हम लोगों ने एक भी प्रीमियम नहीं भरा, या फिर मान लो पूरे साल में 12 प्रीमियम होता है, अगर मंथली प्रीमियम है, हम लोगों ने 10 प्रीमियम ही भरा, बट स्कीम में था ऐसा कि नहीं कम से कम 2 साल अगर नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सरेंडर वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या स्कीम है, वो डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कितने सारे चीज पढ़े, पहला बात है कि जेएलपी क्या होता है, जॉइंटली पार्टनर लोग अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहे हैं जिसका प्रीमियम बिजनेस से दिया जाता है उसे बोला जाता है जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 2 टाइम रिसीव हो जाएगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मतलब इंश्योर्ड अमाउंट यानी कि पॉलिसी वैल्यू, या तो डेथ हो गया या तो पॉलिसी मैच्योर हो गया। और सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, अगर हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं पॉलिसी को तो जो अमाउंट मिलता है उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे देखो, वी हैव अंडरस्टैंड जेएलपी अंडर 3 सिचुएशन। फर्स्ट ये देखो ये सब दे रखा था ना, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी एज एन एसेट, जेएलपी एज एन रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेएलपी एज एन एक्सपेंस,
JLP as an asset. JLP as an asset and liability. यहाँ पर देखो एक चीज जो मैंने बोला ना, और डेथ होने पे क्या मिलेगा, डेथ होने पे हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। इंश्योरेंस अमाउंट को और क्या क्या बोला जाता है, हम यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट करके लिख देते। सम एश्योर्ड, ये अगर लैंग्वेज रहे, सम एश्योर्ड मीन्स पॉलिसी वैल्यू और इंश्योर्ड वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू का मतलब ही होता है सम एश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट देखो 7th नंबर पे, देखो हमें सरेंडर वैल्यू जो है वो कब कब मिल सकता है, ठीक है। हमें सरेंडर वैल्यू जो है वो कब कब मिल सकता है, यहाँ पर लिखते हैं सरेंडर, सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, ठीक है। सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, ये हमें पता है, जब हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे पॉलिसी को तब हमें मिलेगा। इसके अलावा भी सरेंडर का रीजन हो सकता है। सरेंडर एक काम करते हैं, सरेंडर रीजन लिखते हैं। सरेंडर का रीजन क्या है, एक तो हम लोग पॉलिसी नहीं चला पा रहे, डिसकंटिन्यू कर रहे, वो एक रीजन होता है। इसके अलावा 2 रीजन होता है सरेंडर का, ठीक है। इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन, अगर किसी का एडमिशन हो रहा है तो क्या होगा, मान लो पहले ए बी था, अब हो गया ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी मिलके जेएलपी चला रहे थे, ठीक है। अब तीनों आ गए तो फिर कैसे होगा, क्योंकि ये तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, तो पूरे बिजनेस पे क्या हो गया, चेंजेस आ गया। तो फिर जो पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी चल रहा था उसे सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर का रीजन हो सकता है इन केस ऑफ एडमिशन। इसी तरह से इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी होगा, ठीक है। अब ए बी सी तीनों चला रहे थे, अब सी बोल रहा है मुझे अब आगे बिजनेस करना ही नहीं है, तो अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो तीनों के नाम का था, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वहीं पर बंद करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ये सरेंडर का रीजन हो सकता है। और इन केस ऑफ डेथ, ये सरेंडर का रीजन हो सकता है, बट एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर डेथ होने के वजह से हम लोग पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बोल सकते हो। अगर हम लोग डेथ होने पे भी हम लोग पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब सरेंडर कर सकते हैं, जहां पर है वहीं तक रोक सकते हैं, लेकिन डेथ होने पे क्या हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा कि पॉलिसी वैल्यू, ये बताओ। सरेंडर करने का रीजन डेथ हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन डेथ होने पे हमें क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू की सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू, करेक्ट, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पर हमें मिलेगा पॉलिसी वैल्यू, और यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर एडमिशन के वजह से सरेंडर कर दिया, रिटायरमेंट के वजह से सरेंडर कर दिया, तो क्या मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी सरेंडर वैल्यू, ठीक है। लेकिन पॉलिसी वैल्यू भी दे सकती है, कब, मान लो 5th ईयर का जिस दिन जेएलपी कंप्लीट हुआ, जेएलपी जो हम लोगों ने ले रखा था कंप्लीट हुआ, और उसी दिन कोई नया पार्टनर एडमिशन लिया, या फिर उसी दिन किसी का रिटायरमेंट हुआ, तो पॉलिसी अगर मैच्योर हो गया और उसके साथ साथ सेम डे पे एडमिशन या रिटायरमेंट है, तो पॉलिसी वैल्यू भी मिल सकता है एडमिशन और रिटायरमेंट में। अगर ऐसा मतलब क्या बोले, ऐसा अगर कुछ कोइंसिडेंट हो जाता है तो ठीक है। सपोज ए बी सी दो पार्टनर, ए बी दो पार्टनर थे, सी जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन पॉलिसी जेएलपी वाला मैच्योर भी हुआ, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, उनको पॉलिसी वैल्यू का पूरा पैसा भी मिल गया और एडमिशन भी लेके वो नया तरीका का पॉलिसी बना सकते हैं, मतलब तीनों मिलके एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन डेथ पे भी सरेंडर कर सकते हैं, बट डेथ पे पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, बट इस पे सरेंडर वैल्यू मिलता है। लेकिन अगर जो सरेंडर सॉरी जो एडमिशन डेट और पॉलिसी का मैच्योर डेट सेम है तो पॉलिसी वैल्यू भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये तो देख लिया, अब हमें मेन ये चीज देखना है। ये तो जस्ट मैंने एक बार कंसेप्ट बता दिया, मतलब वर्ड कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, सम एश्योर्ड क्या होता है, ठीक है, कब कौन सा अमाउंट हमें मिल सकता है। नाउ हम लोग ये पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ठीक है।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अगर हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, तो क्या होगा देखो, सपोज यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। सरेंडर वैल्यू, फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा इन्होंने। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर पूरा प्रीमियम भर देते हैं, फिर सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ईयर 2 में जाके आपको मिल सकता है कितना, यहाँ पर लिख देते हैं सपोज 9,000 और यहाँ पर सपोज 21,000, ठीक है। अच्छा, और प्रीमियम अमाउंट है 10,000 पर एनम, ठीक है। अगर इसका एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लिए हैं, पॉलिसी वैल्यू मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सपोज कुछ एक पॉलिसी वैल्यू दे देते हैं, पॉलिसी वैल्यू सपोज 5 लाख दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगा, क्योंकि हम लोग जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको अगर एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो फर्स्ट हो जाएगा ईयर 1। ईयर 1 में क्या एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री होगा फॉर प्रीमियम पेड। तो प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या होगा बता सकते हो, प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या होगा, मैंने एक एग्जांपल से प्रीमियम पेमेंट तो अमाउंट दिखा दिया, बोलो प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या होगा, बोलो कोई भी एक्सपेंस पे करने का एंट्री क्या होता है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, फिर कैश होगा कैश या और बैंक होगा, डेबिट कैश या बैंक हो सकता है, हाँ बोलो डेबिट, प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड। तो यहाँ पर बोलेंगे जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि मैंने 10,000 लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, बीइंग प्रीमियम पेड, ये हो गया। अच्छा, अब इसका और सेकेंड एंट्री भी होगा, सेकेंड एंट्री क्या होता है, हर लॉस एक्सपेंस इनकम जो होता है ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर हो जाएगा तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा जेएलपी प्रीमियम, ठीक है, 10,000। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसका इम्पैक्ट फर्स्ट ईयर में कहाँ कहाँ आएगा। तो देखो कहाँ कहाँ आएगा, तो हम तीन चीज बोलते हैं, देखो हम लोग पार्टनरशिप में तीन ही चीज बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, और बैलेंस शीट बनाते हैं, और पीएल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कभी कभार जरूरत हो तो पीएल भी बना सकते हैं। सपोज ये मैंने पीएल बनाया और यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट। बोलो कहां पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये दो एंट्री का इंपैक्ट बोल सकते हो कहां कहां आएगा, ये दो एंट्री का इंपैक्ट कहां आएगा, बस हम इतना ही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं, कि ये दो एंट्री का इंपैक्ट कहां कहां आएगा। क्या पार्टनर्स पीएल में, कैपिटल, हाँ बोलो, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स कैपिटल में तो नहीं जाएगा, देखो कैपिटल अकाउंट तो कुछ है ही नहीं, हम लोग जेएलपी को सिर्फ एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एंट्री दिया है जेएलपी, हम लोग एंट्री देख के बोलेंगे ना, जब तक एंट्री में कैपिटल नहीं होगा कैपिटल के लेजर में जाएगा नहीं, जब तक एंट्री में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होगा कैपिटल के लेजर में कैसे जाएगा, ये तो पार्टनर का लेजर है ना, यहाँ पर चाहे कितने भी पार्टनर हो एबीसी, ये तो लेजर है, कैपिटल लेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई कैपिटल अकाउंट है नहीं, तो इसमें इसका इम्पैक्ट क्या कोई कैपिटल का आया, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर एक प्रीमियम भरा 10,000 का, जिसको खर्चा दिखाना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर बोला ही नहीं है कि पॉलिसी का अमाउंट पार्टनर लोगों को मिल रहा है या कुछ हो रहा है, अगर मिलेगा तभी तो पार्टनर का एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दिखाया कि 10,000 का प्रीमियम पे किया है हम लोगों ने, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, अब बताओ इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। बोलो ना, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, बोलो, कोई भी बोलो, बोलो, एंट्री देख के नहीं बोल सकते। अकाउंट में तो जाएगा। हाँ पीएल अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा बोलो, पीएल में जाएगा, पीएल डेबिट टू जेएल पे प्रीमियम, तो यहाँ पर दिखा देंगे टू जेएल पे प्रीमियम बोल के कितना दिखाएंगे 10,000,
ठीक है। अच्छा, और पीएल अकाउंट दी, जेल पे प्रीमियम अकाउंट तो है नहीं हम लोग के पास, कैश अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, और जेल पे प्रीमियम, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, बैलेंस शीट में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देखते हैं ईयर टू में देखो क्या होगा। ईयर टू में फिर से हम लोग प्रीमियम पे करेंगे, सेम चीज ही रिपीट होगा, हम कंडीशन थोड़ा चेंज कर देंगे, ऑब्वियसली प्रीमियम पे होगा तो सेम एंट्री हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, कितना 10,000, ठीक है, फिर से ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम 10,000, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी होगा, सिर्फ इम्पैक्ट पीएल में आएगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, सिर्फ इम्पैक्ट कहां पर आएगा, पीएल में आएगा, क्या लिखेंगे, टू जेएलपी प्रीमियम 10,000, ठीक है, और बैलेंस शीट एंड नो इफेक्ट, बैलेंस शीट और क्या बोलते हैं उसे, पार्टनर्स कैपिटल, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इन्होंने 2 साल जो है अपना पॉलिसी कंटिन्यू किया, ठीक है, 2 साल पॉलिसी कंटिन्यू किया, ईयर 1 में भी किया, प्रीमियम पे कर दिया, फिर उसके बाद ईयर 2 में भी प्रीमियम भरा, मतलब ईयर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब ईयर 3 के बिगिनिंग में इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोला कि हम लोग और नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हमसे नहीं होने वाला, हम लोग और इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो मुझे ये बोलो कि इंश्योरेंस कंपनी क्या इन्हें कुछ देगी पैसा वैसा, या कुछ नहीं देगी, और देगी तो कितना देगी। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ईयर 1 कंप्लीट, 3 साल था, ईयर 1 कंप्लीट, प्रीमियम कंप्लीट इन द सेंस प्रीमियम भर दिया, ईयर 2 कंप्लीट, अब ईयर 3 का जैसे स्टार्ट हुआ, इन्होंने जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास ये लोग चले गए, ठीक है, ये है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोल रहे हैं हमें ये पॉलिसी और कंटिन्यू नहीं करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या देगी, कुछ पैसा देगी या नहीं देगी, देगी तो कितना देगी, सरेंडर वैल्यू देगी पहले। सरेंडर वैल्यू देगी, ऑब्वियसली पूरा कंटिन्यू कहा क्या है, इनको 3 साल कंटिन्यू करना था, मैंने पॉलिसी 3 साल का दिखाई, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ठीक है, अगर मैंने एक्चुअली इसके बाद भी हो सकता है, मैंने तो पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, जस्ट एक एग्जांपल दिया, लेकिन देखो ईयर 3 में भी सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ईयर 3 भी इनको कंटिन्यू करना था, इन्होंने ईयर 3 के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमें और पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, आप एक रूल्स में हो, आप उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको पूरा पैसा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है, और आपका किसी पार्टनर का डेथ हुआ नहीं है, आप क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि आपसे पॉलिसी नहीं चलाया जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो रूल्स है उससे आपको थोड़ा बहुत सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, अगर ईयर 3 के स्टार्टिंग में जाके बताएगी तो यहां से देख के बोलो कितना मिलेगा, बोलो ना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, हम तो जस्ट पूछ रहे हैं, बोलो कितना मिलेगा, तुम लोग को क्या लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा, इतना सारा अमाउंट दे रखा है, सरेंडर वैल्यू मिलेगा ना, कितना मिलेगा, नील 9,000 21,000 क्या मिलेगा, कब जा रहे हैं, ईयर 3 के बिगिनिंग में गए हैं, बोलो, मैम 9,000। करेक्ट 9,000 मिलेगा, देखो 21,000 तो मिलने से रहा, 21,000 कब मिलता है, ईयर 3 कंप्लीट होने पे मिलता है ना, तो ईयर 1 कंप्लीट होने पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मान लो ईयर 1 में पूरा प्रीमियम भर दिया 10,000 का, और ईयर 2 के बिगिनिंग में जाके बोल रहे हो मुझे और पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी, जीरो, कुछ नहीं, ठीक है, और अगर ईयर 2 को कंप्लीट करके फिर ईयर 3 के स्टार्टिंग में बोल रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये देखिए आपका स्कीम, आपको 9,000 मिल जाएगा, तो 9,000 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ईयर 3 के स्टार्टिंग में जाके बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको रीड करने का तरीका यही है, ईयर 1 कंप्लीट कर लिया, आप सोच रहे हो 10,000 दिया है आपको कुछ मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे नहीं हमारा ऐसा कोई रूल्स नहीं, आप स्कीम देख लीजिए भाई, नील लिखा हुआ था नहीं मिलेगा कुछ भी, ईयर 2 कंप्लीट कर लिया है,
आपको 9000 मिल जाएगा। ईयर 3 कंप्लीट कर लोगे आपको 21,000 मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया है वहां पर ईयर 1 तक पूरा चला लिया हम लोगों ने, ईयर 2 भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बोल रहे नहीं होगा तो 9000 मिलेगा। अब 9000 जो मिलेगा इसका एंट्री क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं ईयर 3 के बिगिनिंग में एंट्री होगा। ईयर 3 के बिगिनिंग में क्या कर दिया हम लोगों ने, बिगिनिंग में 1 2 सरेंडर, बंद करना चाहते हैं, नहीं चाहते पॉलिसी को आगे करना कंटिन्यू, ठीक है। अब रीजन मैंने कुछ नहीं बताया, वैसे रीजन बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है कोई एडमिशन ले रहा है, हो सकता है कोई रिटायरमेंट कर रहा है, या फिर हो सकता है इनसे नहीं हो रहा है। अच्छा तो अब बोलो, अगर हमें पैसा मिलेगा 9000 तो एंट्री क्या होगा, 9000 अगर मिलेगा हमें इंश्योरेंस कंपनी से तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मल अपना बेसिक एंट्री बताओ ना, पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है। कैश टू हाँ इंश्योरेंस बोलो, कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी होगा, या टू किस चीज का पैसा मिल रहा है, अगर सैलरी से पैसा मिलता है तो क्या एंट्री करते हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कैश टू सैलरी। तो फिर अगर जेएलपी का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, तो जॉइंट जेएलपी। लाइफ पॉलिसी। तो जेएलपी लिखना पड़ेगा। तो जेएलपी कौन सा पैसा मिल रहा है, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। कितना मिलेगा, जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है उसके हिसाब से 9000 मिलेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट रिसीव हो गया। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, देखो बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, पैसा मिला ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर लोगों में। मान लो दो पार्टनर थे, ठीक है, दो पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, ये पॉलिसी ले रखा था दो पार्टनर ने ए एंड बी, और रेशियो इनका था फॉर एग्जांपल इक्वल 1:1, ठीक है। तो इनको ये पैसा मिल जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, कितना मिलेगा यहाँ पर 9000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, तो 4500 4500। अब पार्टनर्स कैपिटल में इसका इंपैक्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, बाई जेएलपी बोल के आ जाएगा 4500 4500, ठीक है। और बैलेंस शीट में तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। किस चीज का इफेक्ट बोल रहे हैं बोलो तो जेएलपी का, ठीक है, कैश वैश का नहीं बोल रहे, जेएलपी का इफेक्ट बोल रहे हैं। तो जेएलपी का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो समरी है वो क्या बना, ये देखो, इफ जेएलपी इज treated as an expense, then it is not appeared इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो तुम लोग को जेएलपी बोल के बैलेंस शीट में कभी कुछ नहीं दिखेगा। देखो ना, हम यहाँ पर जितने भी एग्जांपल क्रिएट किए, यहाँ पर ये कैश मत सोचो, ऑब्वियसली कैशबैक बैलेंस शीट में आता है। मेरे कहने का मतलब है क्या जेएलपी रिलेटेड कुछ भी बैलेंस शीट में आया, नहीं आया, ठीक है। जेएलपी रिलेटेड कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं आया। अगर हम लोग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, जेएलपी का प्रीमियम पीएल में आता जाएगा जब तक हम लोग पॉलिसी को रख पाएंगे। अगर बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं, कोई भी रीजन हो, तो जो पैसा मिलेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है कि जेएलपी को जब हम लोग ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, देन इट इज नॉट अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। ये जो है ये फाइंड आउट करने का तरीका है। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है हम लोगों को जेएलपी, तो इसका मतलब समझ लो कि जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा कहाँ, कैसे पता चलेगा, इट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बुक से एक बार पढ़ के बता देते हैं, देखो क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि when premium is treated as an expense then it is closed every year by transferring to profit and loss account। जो मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाया है, ये देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। मतलब मैंने लिखा था जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। ये क्या है, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब प्रीमियम पे किया तो हर एक एक्सपेंस फाइनल अकाउंट के पीएल में चार्ज होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी बोल के चार्ज हो गया। वही यहां तक जो बोला है उसके लिए ये दो एंट्री। इन दिस केस
complete amount received from the insurance company either on a surrender of policy or on death of the partner। मतलब अगर इस पॉलिसी जो हम लोगों ने बनाया और जिसको हम लोगों ने ट्रीट किया एज एन एक्सपेंस जेएलपी को, उससे अगर हमें पैसा रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट दो तरह से रिसीव हो सकता है, या तो हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया फॉर एनी रीजन, हमें सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, या फिर हम लोग पूरा कंटिन्यू कर लिए और हमें पैसा मिल गया, या फिर किसी का डेथ हो गया, कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो भी हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसा जब हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर एंट्री कर रखा है, देखो यहाँ पर एंट्री क्या बोला है, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब हम लोग दिखा रहे कि रिसिप्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर रहे हैं मतलब हम लोग उनको डेटर बना के दिखा रहे हैं, मतलब ड्यू एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब रिसीव होगा रिसीव एंट्री करना पड़ेगा, या तो ड्यू एंट्री करके रिसीव करो या रिसीव। अब क्वेश्चन में अगर बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी को हम लोगों ने क्लेम किया है, उन्होंने बोला है कि देंगे, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, मतलब अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी पे कर दी है तो फिर वो बैंक हो जाएगा। और ये पैसा किनको मिलेगा, कौन ये पॉलिसी चला रहा था, पार्टनर लोग। तो फिर पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट लॉस इनकम गेन जो भी होता है वो तो पार्टनर लोगों को उनके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये देखो, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। तो यही चीज मैंने यहाँ पर समझाया, इंक्लूडिंग द अकाउंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर। अगर रिटायरिंग के जगह किसी का डेथ हो रहा है, मान लो बी का डेथ हो गया, तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी का डेथ हो गया तो ए के कैपिटल में क्रेडिट होगा, सी के कैपिटल में क्रेडिट होगा, और बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके कैपिटल में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तब क्या होगा। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर तुम लोग को बता ही दिया। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज दिखा देते हैं, जो कि डेथ वाला यहाँ पर बताया था ना, ये देखो वो भी एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो एंट्री कैसे दिखेगा, देखो ये तो हम लोगों ने दिखाया कि अगर सरेंडर कर देते हैं तो इस तरह से दिखाएगा। सपोज अगर किसी का डेथ हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, या फिर पॉलिसी मैच्योर हो गया। ठीक है, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर या फिर पॉलिसी मैच्योर हो गया तो कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख। अगर पॉलिसी मैच्योर हो गया या किसी का डेथ हो गया तो 5 लाख मिलेगा, दैट इज द पॉलिसी वैल्यू। तो 5 लाख मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री सेम वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है टू जेएलपी। तो अभी क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने केस ये लिया है कि या तो किसी पार्टनर का डेथ हो गया या तो पॉलिसी मैच्योर हो गया। कितना मिलेगा, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख मिलेगा। और ये 5 लाख किनको मिल जाएगा, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, क्योंकि मैंने रेशियो 50-50 ले रखा है तो ये हो जाएगा 2,50,000 2,50,000। और इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल ए बी बाई जेल 2,50,000 2,50,000 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, जेएलपी को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे एज एन एसेट तो क्या होगा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा पॉइंट बड़ा है, जेएलपी को अगर ट्रीट करेंगे एसेट तो क्या होगा। पहले ये जो अभी हम लोगों ने देखा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट, उसपे बहुत सारा पॉइंट है, अभी पूरा कंप्लीट अगर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। ये देख लेते हैं, देखो रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। They took out a joint life policy in 2016 for 50,000। इन्होंने एक पॉलिसी लिया है 2016 में 50,000 का, प्रीमियम है 3,000, बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th जून। हर बार 10th जून को प्रीमियम पे करना पड़ता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर वाज एज फॉलोज। तो अगर सरेंडर कर देते हैं
तो इनको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है वो बता दिया है हर ईयर के एंड में। अगर 2016 में इन्होंने पॉलिसी लिया, अगर 2016 में ही ये सरेंडर कर देते, सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है, 2017 एक साल चलाने के बाद अगर सरेंडर करेंगे तो 900 मिल जाएगा। 2018 अगर 2017 तक कंटिन्यू करने के बाद सरेंडर करेंगे तो 900 मिलेगा। 2018 पूरा कवर कर लिए तो 2000 मिलेगा। 2019 पूरा कवर कर लेंगे तो 3600 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है ब्लैक रिटायर ऑन 15th ऑफ अप्रैल। अब मुझे बोलो ये जो पॉलिसी है ये तीनों ने लिया था, रेड, व्हाइट और ब्लैक। अब ये ब्लैक जो है वो रिटायर कर रहे हैं, तो बोलो इनको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू तो 50,000 है, पॉलिसी वैल्यू तो 50,000 है। अगर ब्लैक रिटायर कर रहा है, डेट कौन सा है? 15 अप्रैल 2020 का। ठीक है, और ये जो सरेंडर वैल्यू बता रखा है ये 31 दिसंबर का बता रखा है। देखो द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर, ये सब 31 दिसंबर का बता रखा है। और 15 अप्रैल 2020 को ब्लैक रिटायर कर रहा है, तो मुझे ये इतना बता दो कि इनको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी इनको क्या देगी? पॉलिसी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या देगी, कितना देगी, या कुछ नहीं देगी? क्या लगता है? सरेंडर वैल्यू देंगे। करेक्ट, सरेंडर वैल्यू देगी, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है। ठीक है, कंप्लीट तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पर बोलो सरेंडर वैल्यू अगर देगी तो कितना अमाउंट देगी, कब रिटायर कर रहा है, डेट देखो ना, डेट देखने से ही तो समझ जाओगे। 15 अप्रैल को रिटायर कर रही है ना, अगर 15 अप्रैल 2020 को रिटायर कर रही है तो कब तक इन्होंने पॉलिसी कंटिन्यू किया होगा? 2020, तो 16 पूरा कंप्लीट किया होगा, 17 भी पूरा कंप्लीट किया होगा, 18 भी पूरा कंप्लीट किया होगा। ये है 31 दिसंबर 2019। अच्छा, ये 31 दिसंबर 2019 है और ब्लैक रिटायर कर रहे हैं 2020 में। एक सेकंड, अरे तो इसका मतलब ये तो रिटायर बाद में हो रहा है, तो ये 31 दिसंबर कैसे होगा? ये है 16, करेक्ट, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, तो ये तो 15 अप्रैल 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स। Red, white and black shared profit and losses. They took out a joint life policy in 2016 for 50,000. A premium of 3,000 being paid annually on 10th June. अच्छा, तो 10th जून को पे किया जाएगा हर एक मंथ का। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स। तो अगर ये 31 दिसंबर 2019 है तो ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2019 है, पॉलिसी कितने साल का है वो हमें नहीं बताया, हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू ही बता रहा है, मैच्योर वैल्यू तो अभी तक नहीं बताया कि कितने दिन तक कंटिन्यू करने से 50,000 मिलेगा। अब 31 दिसंबर 2019 तक अगर कंटिन्यू करते तो 3,600 मिलेगा। इसके बाद आने वाला था 31 दिसंबर 2020। ठीक है, अब जो प्रीमियम है वो कब पे होता है? वो पे होता है 10th जून को। ठीक है, 10th जून को, तो 10th जून 2020 का प्रीमियम पे हुआ कि नहीं हुआ? अगर ब्लैक 15 अप्रैल को रिटायर किया है तो क्या 10th जून 2020 का प्रीमियम पे हो गया या फिर नहीं हुआ? इतना बताओ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, इसके नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ। ये जून है, ये तो अप्रैल है, तो इसका मतलब लास्ट इनका फुल कंटिन्यूएशन कब तक का है? 19 तक का है, क्योंकि 10th जून 19 तक का तो इनका प्रीमियम भरा हुआ है, पर्टिकुलरली पूरा सारा भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 15 अप्रैल 2020 को रिटायर कर रहा है। अब बताओ सरेंडर वैल्यू कितना होना चाहिए? इसका मतलब सरेंडर वैल्यू कितना होना चाहिए? कितने तक इन्होंने फुल्ली कंप्लीट किया है? 2016 कंप्लीट किया, 17 भी किया, 18 भी किया, सबका 10th जून में देना चाहिए ना। 10th जून को दे दिया, इनका इसका भी 10th जून, इसका भी 10th जून तक कंटिन्यू है, इसका भी 10th जून तक कंटिन्यू है, 10th जून 2019 तक कंटिन्यू है, मतलब पूरा पे कर रखा है। तो अब बोलो कौन सा सरेंडर वैल्यू मिलेगा? चार ही तो दिया हुआ है, नील, 900, 2000, 3600, कौन सा मिलेगा बोलो? तुम लोग 3600।
हाँ 3600 3600 मिलेगा ना, क्योंकि इसने तो 15 अप्रैल 20 को रिटायरमेंट लिया, और 15 अप्रैल 20 को रिटायरमेंट लिया है, उसके मतलब 20 का जो प्रीमियम है वो पे नहीं हुआ, ठीक है, और 20 का तो हमें कोई सरेंडर वैल्यू दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब तो इसका मतलब लास्ट सरेंडर वैल्यू ही हमें मिलेगा 3600, हमें नील भी नहीं वो लोग बोल सकता है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हम लोगों ने तो पॉलिसी वैल्यू कब तक चलाया, 15 अप्रैल 2020, यानी हम लोगों ने 10 जून 2019 तक कंटिन्यू किया, ठीक है। इसके बाद का जो डेट आने वाला था 10 जून 2020, वो अब हम और नहीं पे करेंगे, क्यों, क्योंकि 15 अप्रैल में जो है ब्लैक रिटायर कर रहा है, तो हम लोग तभी जाके इंश्योरेंस कंपनी को बता चुके हैं कि हमें और कंटिन्यू नहीं करना है। तो हम लोगों ने कंटिन्यू कब तक का किया है, 10 जून 2016 से लेके 10 जून 2019 तक का हमारा सारा का सारा प्रीमियम क्लियर है, ठीक है। तो 10 जून 16 से लेके 10 जून 19 तक का क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो 31 दिसंबर में जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है, सरेंडर वैल्यू, क्योंकि कितने साल का पॉलिसी है वो तो मैं बताया ही नहीं कि 50,000 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, मतलब ये बी का जो रिटायरमेंट डेट है यही हमारा मैच्योर डेट है, ऐसा तो कुछ हमें बोला नहीं है, मतलब अभी ये कंटिन्यू करते जाना था, अगर हम लोग करते जाते तो हमें 50,000 मिल जाता। पॉलिसी वैल्यू कितने साल का है वो कुछ नहीं पता है, सरेंडर वैल्यू ही बता रखा है, मतलब यहाँ तक तो कम से कम पॉलिसी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें 3600 जो है पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, सॉरी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को यहाँ बोला है, देखो प्रीपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है, किसी भी तरह का जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो है हमें मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। लेजर अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या लेजर अकाउंट बनाएगा, अगर देखो हमें बोला हुआ है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमें अलग से मेंटेन नहीं करना है, तो इसका मतलब हमें ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो जहां पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट हमें अलग से मेंटेन नहीं करना पड़ता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने किसी तरह का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट थोड़ी ना मेंटेन किया, हम लोगों ने सिर्फ प्रीमियम अकाउंट और कैश पेड हो रहा है जो, और पीएल दिखा रहे हैं, ठीक है, और जब पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और पार्टनर लोगों के कैपिटल में वो दिखा रहे हैं। तो देखो कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, हमें लेजर बनाने बोला है, एंट्री नहीं करना है, देखो यहाँ पर बोला है हमें लेजर अकाउंट बनाना है, लेकिन जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है ये अजम्पशन लेके बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या लेजर अकाउंट बनेगा, एक तो हम लोगों का बन जाएगा, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, देखो जो भी मैंने यहाँ पर सिखाया या तो यहाँ से देख लो या फिर यहाँ देख लो, एक ही बात है, मैंने जो लिखवा है वो यहाँ पर है। तो जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम ये अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। दूसरा बनेगा एक बैंक अकाउंट बन सकता है अगर हम लोग बनाएं, और एक पीएल बनेगा, ठीक है, पीएल, ये और ये तो कैंसिल हो जाता है, तो बैंक पीएल बनेगा, एक पीएल अकाउंट बनेगा। और एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। पैसा जब मिल जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं 10 जून को 3000 करके, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम पे करने का एंट्री होता है जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10 जून को हो जाएगा, 10 जून 2016 क्या हो जाएगा, टू बैंक या कैश 3000, ठीक है। उसे ईयर पीएल में ये डेबिट हो जाएगा, 31 दिसंबर इनका ईयर एंड होता है, 31 दिसंबर में हो जाएगा बाई पीएल बोल के 3000, ठीक है। सेम यही चीज पीएल में आ जाएगा 31 दिसंबर 16 को टू जेएलपीपी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जेएलपीपी 3000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर 10 जून 2017 में हो जाएगा टू बैंक, सेम चीजें लिखते जाना है, ठीक है। फिर ये 31 दिसंबर 17 में बाई पीएल बोल के पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 3000, ये यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 17 टू जेएलपीपी 3000,
16 और ये हो गया 17, 18 तक भी इन्होंने पे किया टू बैंक। कितना पे किया? 3000। 31 दिसंबर 2018 बाई पीएल 3000, फिर से पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 31 दिसंबर 18 टू JLPP 10 जून 2019 तक इन्होंने पे किया। देख लो 10 जून 2019 तक पे किया होगा, क्योंकि 10 जून 2020 के पहले ही बी रिटायर कर जाता है, तो यही लास्ट प्रीमियम है टू बैंक 3000। ठीक है, और यहाँ पर 31 दिसंबर 19 में ट्रांसफर बाई पीएल। 31 दिसंबर 19 टू JLPP 3000 हो गया। बस ऐसे ही दिखाना है हमें, शो करना है और कुछ नहीं। और जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बाई JLP बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम हो जाएगा। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी वैल्यू मिल रहा है, तो AB नहीं, नाम क्या क्या था? रेड व्हाइट ब्लैक, रेड व्हाइट और ब्लैक। ये देखो ये वाला आप एंट्री कर रहे हैं ऑन मैच्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वही वाला दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई JLPP। कितना मिलेगा? 3600 मिल रहा है। ठीक है, 3600 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 में। तो ये हो जाता है 3600 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, तो ये हो गया 1800। 1080 इंटू 3 करने पे 720। ठीक है, ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाई JLP बोल के इनके अकाउंट में चला जाएगा पैसा। और अगर बैंक अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLPP ये अमाउंट हो जाएगा 3600। ये अमाउंट ऐसे दिखेगा, 3600 दिखेगा। ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने बना ही लिया। तो अगर हम लोग लेजर बनाएंगे तो ये दिखेगा, ये इसी तरह से दिखेगा। सारा चीज हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे डेटा है तो नहीं कि इधर कितना लिखे, ये हमें नहीं पता। तो जैसा है वैसा जस्ट शो करके हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर कर लिया कि अगर हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो कैसे हम लोग उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का ये दो बच रहा है, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट और क्रिएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जिसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखवा दिया है। ये देखो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक होता है एसेट ट्रीट करो, एक होता है एसेट एंड लाइबिलिटी। वो जो लास्ट पॉइंट था उसका ही मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ JLP रिजर्व, मतलब एसेट के साथ साथ रिजर्व यानी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी भी क्रिएट करो। ठीक है, तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब ये पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते हैं।